हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और उससे पहले जब एटॉमिक थ्योरीज की बात करें उससे भी पहले हम थोड़ा एटम के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। वैसे सम एटॉमिक थ्योरीज और एटम्स के बारे में आपको पूरी जानकारी है और आप 9th में भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को। तो एक बार आप जरूर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 9th में इस चैप्टर को पे मैंने विशेष जोर दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, और वो जोर क्यों दिया था उसका पता अभी आपको चल जाएगा जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तब। लगभग आपको ऐसा लगेगा कि हम रिविजन ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें आप दोबारा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो आपने वहाँ पर पढ़ी है। तो आप एक बार इसको पढ़ने से पहले 9th की कॉपी उठाएं और उसको जरूर पढ़ें, ठीक है। उस कॉपी को जरूर पढ़ें और उसी के हिसाब से जो है ये आपको समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसने 9th में अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा था उसके तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम इस चैप्टर को समझने में नहीं आएगी, बिल्कुल उसी का रिवीजन आपको चलेगा। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एटम क्या होता है आप जानते हैं, 6th क्लास से आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, उसी को हम एटम के नाम से जानते हैं। एटम के बारे में देखिए, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसके बारे में बहुत ऐसे टाइम से ही जो है ह्यूमन बीइंग सोचता हुआ आ रहा है कि किस तरीके से एटम या जो ये मैटर जो है बनता है। हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जितना भी मैटर हम देखते हैं वो किस तरह से बनता है। तो 5000 BC से पहले जो फिलोसोफर थे उन्होंने जो है इसके बारे में ही बता दिया था। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने, और इसके अलावा यूनानी फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी जो है इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। सबसे मेनली जो आता है महर्षि कर्नाड का नाम आता है। सबसे पहले जानकारी दी थी। उसके बाद में पादुका काव्यानम का नेम आता है, ठीक है। और ये दोनों इंडियन फिलोसोफर थे और ये जो थे दो जो है ये ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर इनको कहा जाता है, ग्रीक फिलोसोफर, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। इन्होंने भी जो है एटम के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी दी थी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मेजर वर्क जो किया गया इस टॉपिक पे, लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट में सबसे ज्यादा वर्क किया गया और मैटर जो बने होते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव कर दिया गया बाय जॉन डॉल्टन ने जो है सबसे पहले 1808 के अंदर जो है एटॉमिक थ्योरी दी सबसे पहले, और एटम का इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग सब ऑर्गेनिज्म सहित जितना भी मैटर अर्थ के ऊपर है वो सब के सब एटम से ही बने हुए होते हैं। एटम जॉन डॉल्टन के बारे में जानते हो आप भी, इंग्लैंड के ही निवासी थे और इनिशियल स्टडी जो है इंग्लैंड में हुई थी। 12 ईयर की एज में थे, क्या बन गए थे, टीचर बन गए थे, और उसके बाद में बहुत जल्दी प्रिंसिपल्स भी बन गए थे और फिर लेक्चरर गवर्नमेंट मतलब कॉलेज में पढ़ाना शुरू इन्होंने कर दिया था। और उसी समय इन्होंने जो है अपनी थ्योरी भी दी थी जिसे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है हमसे कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन उन्होंने ये दी थी कि एटम किसे कहते हैं कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और सबके सब मैटर किससे बने होते हैं, एटम से ही बने हुए होते हैं। तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। कुछ भी कोई भी ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है जिससे इसको देखा जाए। स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप होती है STM, उससे जो है हल्का फुल्का हम देख सकते हैं।
बट केवल उसकी सरफेस ही हम देख सकते हैं, बाकी और कुछ ऐसी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था कि एक एटम, एक मैटर का जो सेम सारे एटम जो होते हैं वो सारे एटम वो सेम होते हैं, उनकी साइज, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है। किसकी? सेम एलिमेंट की। सेम एलिमेंट की एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम एलिमेंट की। व्हाट इज एलिमेंट? सेम एटम से मिलकर बना, सेम एटम से मिलकर बना हुआ जो मैटर होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं। तो एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मास, सेम एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज वो अलग सेम होती है, बट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी एटॉमिक साइज भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है आपके पास, तो सारे नाइट्रोजन के एटम कैसे होंगे? सारे एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी, उनकी साइज भी एक जैसी होगी, उनका मास भी एक जैसा होगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ आपके पास ऑक्सीजन है, फिर और भी आपके पास गैस है हाइड्रोजन। अब इन सबका अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी साइज अलग होगी, इसका मास अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, डिफरेंट एलिमेंट आएगा, इसकी अलग होगी, इसकी और अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। तो डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, साइज, एटम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक और जो चीज है इसमें कि ये कंबाइंड जो होते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो है। केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान एक हमेशा जो कंबाइंड होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर H2O होता है, तो यहाँ पर यानी कि 2 तो हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, तो ये रेशियो जो है हमेशा फिक्स होता है। इसके अलावा एक और जो चीज इसके अंदर आती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो कोई भी एटम बनता है न ही डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है? केवल रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम जो है न तो डिस्ट्रॉय होता है, न रिफॉर्म होता है, न बनता है। तो सिर्फ क्या होता है, ये अपनी जो है पोजीशन को चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो मास हमेशा कंजर्व रहता है, और दूसरी चीज ये हमेशा कंबाइंड जो होते हैं वो किसमें होते हैं? एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। तो दैट इज द डाल्टन्स थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन भी इनको कहा जाता है। तो देखिए, ये तो केवल सुपरफिशियली बताया गया एटम के लिए कि एटम क्या होता है, क्या करता है, किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है बहुत सारी स्टडी एटम के बारे में हुई, और एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एटम की जो है बहुत डीप स्टडी हुई और बताया गया कि एटम जो है को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और बताया गया है कि जो एटम जो होता है वो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इसकी जानकारी एकदम से हमें नहीं मिली। कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे करके जो है इसके बारे में बताया कि कौन कौन से पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिए, और उनके हिसाब से जो है अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग एलिमेंट इसके सब पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, और उसके हिसाब से जो है इसके मॉडल दिए गए।
लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने, दोनों को लगभग साथ साथ के डिस्कवर किया था और लंबे समय तक जो है इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन को जो है बहुत बाद में डिस्कवर किया था, पहले इन दोनों के हिसाब से ही जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर दी गई, बाद में न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया। या न्यूट्रॉन को जो है बहुत समय बाद में 1932 के अंदर जो है जेम्स चैडविक ने जो है डिस्कवर किया था, जिसमें बहुत समय लगा। तो बेसिकली ये दो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के हिसाब से जो है अलग अलग टाइप के एटॉमिक मॉडल दिए गए और कौन कौन से अलग अलग मॉडल जो है अलग अलग टाइप पे दिए गए। अब उन मॉडल के हिसाब से जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और स्टेप बाय स्टेप जब हम समझेंगे सिंपलेस्ट मॉडल से ही हम कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मॉडल की अपन बात करते हैं जे थॉमसन के मॉडल की।